हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। कमरे में गहरी शांति थी, लेकिन वो शांति स्थिर नहीं थी। वो एक ऐसी स्थिति थी जिसमें हर चीज रुकी हुई दिखती है, पर भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। रिया स्क्रीन के सामने बैठी थी और उसकी आंखें उसी हिडन लेयर पर टिकी थी जो धीरे धीरे अपने अस्तित्व का संकेत दे रही थी। उसने पिछले कुछ मिनटों में कुछ भी नया नहीं किया था। वो केवल देख रही थी, समझ रही थी और अपने मन में हर पैटर्न को जोड़ रही थी। आरव उसके पीछे खड़ा था। उसने अपने हाथों को सीने के पास बांध रखा था और उसकी नजरें भी स्क्रीन पर थी। वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी खामोशी में भी विचारों का प्रवाह साफ दिख रहा था। वो जानता था कि अब हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा। रिया ने धीरे से कहा, अगर हम अभी भी कुछ नहीं करते तो वे और दिखाएंगे। आरव ने पूछा, और अगर वे कुछ और दिखाते हैं तो क्या वह सच होगा? रिया ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, पूरी तरह नहीं, लेकिन उसमें सच के हिस्से जरूर होंगे। ये बात दोनों के बीच एक नई समझ लेकर आई। अब वे ये मान चुके थे कि सामने जो भी आएगा वो पूरी सच्चाई नहीं होगा, बल्कि एक मिश्रण होगा। आधा सच, आधा भ्रम। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर स्क्रीन पर हल्की सी गतिविधि हुई। रिया ने तुरंत कहा, देखो। हिडन लेयर का एक और हिस्सा खुल गया था। इस बार उसमें कुछ संरचित डेटा दिख रहा था। कुछ नाम, कुछ कोड और कुछ ऐसे संकेत जो सामान्य सिस्टम का हिस्सा नहीं लग रहे थे। आरव ने धीरे से कहा, यह कोई साधारण नेटवर्क नहीं है। रिया ने कहा, यह कंट्रोल पैनल जैसा लग रहा है। आरव ने ध्यान से देखा और हर कंट्रोल के पीछे कोई न कोई निर्णय है। रिया ने अपनी नोटबुक खोली और जल्दी से लिखना शुरू किया। उसने उन कोड्स को नोट किया, उनके बीच के संबंध को समझने की कोशिश की और यह देखने लगी कि कौन सा पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है। कुछ मिनट बाद उसने कहा, यह सिर्फ डेटा नहीं है, यह फैसलों का रिकॉर्ड है। आरव ने उसकी तरफ देखा। मतलब? रिया ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये देखो, हर एंट्री के साथ एक टाइम स्टैंप है और एक प्रतिक्रिया, जैसे कोई हर निर्णय को लॉग कर रहा हो। आरव ने कहा, तो ये उस सिस्टम का दिमाग हो सकता है। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। और अगर हम इसे समझ ले तो हम जान सकते हैं कि वे कैसे सोचते हैं। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। अब यह सिर्फ नेटवर्क को ट्रैक करने की बात नहीं थी। अब वे उस दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे थे जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा था। रिया ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर कहा, हमें इसे छूना नहीं चाहिए। आरव ने पूछा, क्यों? रिया ने कहा, क्योंकि अगर यह सच में कंट्रोल लेयर है तो यह सबसे ज्यादा सुरक्षित होगी। कोई भी असामान्य मूवमेंट उन्हें अलर्ट कर देगा। आरव ने सिर हिलाया, तो हम क्या करें? रिया ने कहा, हम इसे पढ़ेंगे, जैसे कोई किताब पढ़ते हैं। आरव ने हल्की मुस्कान दी, और बिना पन्ना पलटे कहानी समझेंगे। रिया ने उसकी तरफ देखा। हां, दोनों ने अगले कुछ मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करने में बिताए। हर नई एंट्री, हर नया पैटर्न, हर छोटा बदलाव ध्यान से देखा गया। रिया ने अचानक कहा, ये देखो। उसने स्क्रीन के एक हिस्से की तरफ इशारा किया। वहां एक नाम बार बार आ रहा था। वो पूरा नाम नहीं था, सिर्फ एक कोड था। आरव ने कहा,
ये कोई यूजर आईडी हो सकती है, रिया ने कहा, या फिर एक रोल। आरव ने पूछा, कैसे? रिया ने समझाया, अगर ये सिर्फ एक व्यक्ति होता तो पैटर्न अलग होता, लेकिन ये कोड हर तरह के निर्णयों में दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये कोई भूमिका हो सकती है जिसे अलग अलग लोग इस्तेमाल करते हैं। आरव ने गहरी सांस ली। तो शैरो एक व्यक्ति नहीं भी हो सकता है। रिया ने उसकी तरफ देखा। ये एक सिस्टम भी हो सकता है। ये विचार दोनों के लिए नया नहीं था, लेकिन अब उसके पास सबूत थे। अब यह साफ हो रहा था कि यह खेल किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक संरचना का है। रिया ने नोटबुक में लिखा, शैडो इज नॉट अ पर्सन, इट इज ए पोजिशन। उसने पेन रखा और स्क्रीन की तरफ देखा। अगर यह सही है तो हम किसी एक को पकड़कर सब कुछ खत्म नहीं कर सकते, उसने कहा। आरव ने जवाब दिया, हमें पूरी संरचना को समझना होगा। रिया ने सिर हिलाया, और उसे तोड़ना होगा। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर स्क्रीन पर एक नया बदलाव आया। इस बार कोई नया सेक्शन नहीं खुला, बल्कि एक पुराना सेक्शन अचानक गायब हो गया। रिया ने तुरंत कहा, उन्होंने कुछ हटा दिया है। आरव ने कहा, या छुपा दिया है। रिया ने गहरी सांस ली। मतलब वे भी बदल रहे हैं। अब ये एक स्थिर सिस्टम नहीं रहा था। अब ये एक जीवित ढांचा था जो हर प्रतिक्रिया के साथ खुद को बदल रहा था। रिया ने धीरे से कहा, वे हमें पढ़ रहे हैं। आरव ने कहा, और हम उन्हें। रिया ने उसकी तरफ देखा। लेकिन फर्क यह है कि वे हमसे ज्यादा अनुभवी हैं। आरव ने हल्की मुस्कान दी, और हम ज्यादा जिद्दी हैं। रिया ने भी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता बनी रही। हमें एक और चीज समझनी होगी, उसने कहा। आरव ने पूछा, क्या? रिया ने कहा, वे हमें क्यों अंदर आने दे रहे हैं? यह सवाल कमरे में गूंज गया। अब तक वे ये मानकर चल रहे थे कि ये एक खेल है, लेकिन अब सवाल यह था कि यह खेल शुरू ही क्यों हुआ। आरव ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, शायद वे हमें परखना चाहते हैं। रिया ने कहा, या शायद वे हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा। किस लिए? रिया ने धीरे से कहा, किसी और के खिलाफ। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये एक नया विचार था। अगर शैडो उन्हें अंदर आने दे रहा है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर है। रिया ने कहा, अगर ये सच है तो हम सिर्फ खिलाड़ी नहीं हैं। आरव ने उसकी बात पूरी की। हम किसी और के खेल का हिस्सा है। रिया ने सिर हिलाया, और हमें यह समझना होगा कि वो खेल क्या है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर रिया ने अपनी नोटबुक में लिखा, वी आर नॉट जस्ट एंटरिंग द सिस्टम, वी आर पार्ट ऑफ अ बिगर मूव। उसने पेन रखा और खिड़की की तरफ देखा। बाहर रात अब भी शांत थी, लेकिन उसके भीतर सब कुछ बदल चुका था। अब हमें और सावधान रहना होगा, उसने कहा। आरव ने जवाब दिया, अब हमें और गहराई में जाना होगा। रिया ने उसकी तरफ देखा, और यह तय करना होगा कि हम किसके खिलाफ खड़े हैं। आरव ने धीरे से कहा, या किसके साथ। कमरे में फिर वही गहरी शांति फैल गई। स्क्रीन अब भी चल रही थी। डेटा अब भी बदल रहा था, लेकिन अब यह केवल एक सिस्टम नहीं था, यह एक जाल था, और उस जाल के भीतर अब वे खुद भी शामिल हो चुके थे। अब हर कदम सिर्फ एक चाल नहीं था, वो एक निर्णय था, और हर निर्णय उन्हें उस सच्चाई के करीब ले जा रहा था जो अब तक सिर्फ एक छाया थी, लेकिन अब धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे के भीतर का माहौल अब भी रात जैसा ही भारी था। बाहर दुनिया अपनी सामान्य गति से चल रही थी, लेकिन रिया और आरव के लिए समय जैसे एक अलग ही दिशा में बह रहा था। पिछले कुछ घंटों में जो समझ सामने आई थी, उसने इस पूरे खेल को एक नई गहराई दे दी थी। अब यह साफ हो चुका था कि वे किसी एक व्यक्ति का पीछा नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसी संरचना के भीतर प्रवेश कर चुके हैं जो खुद को लगातार बदलती रहती है और अपने हर हिस्से को अलग अलग स्तर पर सुरक्षित रखती है। रिया टेबल के पास बैठी थी और उसकी नोटबुक सामने खुली हुई थी। उसने रात में लिखी हुई लाइनों को ध्यान से पढ़ा और हर शब्द को
दोबारा समझने की कोशिश की। उसके मन में अब कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था जिसमें वो हर चीज को गहराई से पकड़ना चाहती थी। उसने धीरे से पेन उठाया और एक नया वाक्य लिखा। अगर शैरो एक व्यक्ति नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई भी उसकी जगह ले सकता है। यह विचार जितना सरल लग रहा था उतना ही खतरनाक भी था, क्योंकि इसका मतलब यह था कि इस खेल का अंत किसी एक इंसान को हटाकर नहीं किया जा सकता। आरव स्क्रीन के सामने खड़ा था और उसने रात के डेटा को कई हिस्सों में बांट दिया था। वो हर पैटर्न को अलग अलग देख रहा था, जैसे कोई पहेली के टुकड़ों को नई व्यवस्था में रखकर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करता है। उसने बिना पीछे देखे कहा कि यह नेटवर्क स्थिर नहीं है, यह हर प्रतिक्रिया के साथ खुद को बदल रहा है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। रिया ने उसकी बात सुनी और कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने कहा कि अगर सिस्टम खुद को बदल रहा है तो इसका मतलब है कि कोई लगातार इसे मॉनिटर कर रहा है और हर इनपुट के अनुसार निर्णय ले रहा है। आरव ने इस बार उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में हल्की गंभीरता थी। उसने कहा कि इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वे सिर्फ एक ऑटोमेटेड सिस्टम के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक ऐसी संरचना के खिलाफ है जिसमें इंसान और सिस्टम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। रिया ने धीरे से सिर हिलाया और नोटबुक में एक और लाइन जोड़ दी, ह्यूमन प्लस सिस्टम इक्वल्स एडेप्टिव पावर। अब उसकी सोच सिर्फ घटनाओं तक सीमित नहीं रही थी, वो पूरे ढांचे को समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक दोनों अपने अपने तरीके से डेटा को पढ़ते रहे। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ कीबोर्ड की हल्की टाइपिंग और पन्नों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर अचानक रिया ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और कहा कि यह हिस्सा अलग है। आरव ने तुरंत उस सेक्शन को जूम किया और ध्यान से देखने लगा। वहां एक ऐसा पैटर्न था जो बाकी डेटा से मेल नहीं खा रहा था। यह किसी सामान्य लॉग जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर एक अलग संरचना बनाई हो। रिया ने कहा कि यह शायद एक बैकडोर नहीं है, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन लेयर हो सकती है। आरव ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वे खुद भी इस सिस्टम के भीतर एक डेटा पॉइंट बन चुके हैं। यह सुनकर कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप हो गए। अब यह केवल देखने और समझने का मामला नहीं रहा था, बल्कि वे खुद इस खेल का हिस्सा बन चुके थे। रिया ने धीरे से कहा कि अगर वे भी मॉनिटर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी हर चाल, हर निर्णय किसी और के लिए एक इनपुट बन रहा है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा कि यही वजह है कि अब उन्हें सिर्फ सही चाल नहीं, बल्कि सही तरीके से गलत चाल भी चलनी होगी। रिया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक नई समझ थी। उसने कहा कि अब उन्हें यह तय करना होगा कि वे इस सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं या उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। आरव ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से जवाब दिया कि कभी कभी किसी सिस्टम को हराने का सबसे अच्छा तरीका उसे पूरी तरह समझना होता है और फिर उसे उसी के नियमों के खिलाफ मोड़ देना होता है। रिया ने इस बात को ध्यान से सुना और अपनी नोटबुक में लिखा, अंडरस्टैंड, अडैप्ट, कंट्रोल। कमरे में फिर वही गहरी शांति फैल गई, लेकिन इस बार वो शांति खाली नहीं थी। उसमें एक दिशा थी, एक योजना थी और एक ऐसा विश्वास था जो धीरे धीरे बन रहा था। स्क्रीन अब भी चल रही थी और डेटा अब भी बदल रहा था, लेकिन अब रिया और आरव उसे पहले की तरह नहीं देख रहे थे। अब वे हर बदलाव के पीछे के इरादे को समझने की कोशिश कर रहे थे। रिया खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी। सड़क पर लोग अपने अपने काम में लगे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस शहर के किसी कोने में दो लोग एक ऐसे सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद बहुत लंबे समय से सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। उसने धीरे से कहा कि अब यह केवल सच जानने की बात नहीं रही, यह तय करने की बात है कि उस सच के साथ क्या करना है। आरव उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने शांत स्वर में कहा कि सच हमेशा ताकत देता है, लेकिन सही समय पर इस्तेमाल किया गया सच ही जीत दिलाता है। रिया ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी,
लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता बनी रही। उसने कहा कि अब उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सामने आ रहा है वो केवल शुरुआत है। दोनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। बाहर की दुनिया सामान्य थी, लेकिन उनके लिए सब कुछ बदल चुका था। कमरे के भीतर एक गहरी स्थिरता थी, लेकिन वो स्थिरता अब समझ में बदल चुकी थी। रिया टेबल के पास बैठी थी और उसकी उंगलियां नोटबुक के पन्नों पर हल्के हल्के चल रही थी, जैसे वो शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ को महसूस कर रही हो। पिछली रात की समझ ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो किसी एक दिशा में नहीं देख रही थी, बल्कि पूरे ढांचे को एक साथ समझने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने सामने लिखी हुई लाइनों को फिर से पढ़ा और धीरे से एक नई बात जोड़ी कि अगर शैडो एक भूमिका है तो ये भूमिका किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि ये शक्ति हस्तांतरित होती रहती है और इसी वजह से ये सिस्टम कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। आरव अभी भी स्क्रीन के सामने था और उसने रात के डेटा को कई अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया था। वो अब हर सेक्शन को अलग अलग नहीं बल्कि आपस में जोड़कर देख रहा था। उसने धीरे से कहा कि जो पैटर्न अभी तक दिख रहे हैं वे सीधे नहीं हैं। उनमें जानबूझकर भ्रम डाला गया है ताकि कोई भी उन्हें एक ही नजर में समझ न सके। रिया ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ सेकंड के लिए चुप रही। फिर उसने कहा कि अगर भ्रम जानबूझकर डाला गया है तो इसका मतलब है कि असली पैटर्न कहीं और छिपा हुआ है और हमें उस पैटर्न को खोजने की बजाय उसे महसूस करना होगा। आरव ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता बनी रही। उसने कहा कि यह खेल अब डेटा का नहीं रहा, ये अब सोच का खेल बन चुका है और जो भी इस सोच को बेहतर समझेगा वही आगे बढ़ेगा। रिया ने उसकी बात को नोट किया और अपनी नोटबुक में एक नई लाइन लिखी कि असली ताकत जानकारी में नहीं होती, बल्कि उस जानकारी को समझने के तरीके में होती है। उसने पेन बंद किया और स्क्रीन की तरफ देखा, जहां अब भी डेटा धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन अब वो उसे केवल आंकड़ों की तरह नहीं देख रही थी। कुछ देर बाद रिया ने एक अजीब सी बात नोटिस की। उसने स्क्रीन के एक हिस्से की तरफ इशारा किया और कहा कि यह सेक्शन बार बार अपडेट हो रहा है, लेकिन इसमें कोई स्पष्ट बदलाव नहीं दिख रहा। आरव ने तुरंत उस हिस्से को अलग करके देखा और ध्यान से पढ़ने लगा। कुछ सेकंड के बाद उसने कहा कि यह सामान्य अपडेट नहीं है, यह एक प्रकार का सिंक है, जैसे कोई सिस्टम लगातार किसी दूसरे सिस्टम के साथ तालमेल बना रहा हो। रिया ने उसकी बात को समझते हुए कहा कि इसका मतलब यह हो सकता है कि यह नेटवर्क अकेले काम नहीं कर रहा, बल्कि इसके पीछे एक और स्तर है जो इसे कंट्रोल कर रहा है। यह विचार दोनों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब तक वे जिस सिस्टम को समझ रहे थे वो शायद केवल एक हिस्सा था। रिया ने अपनी नोटबुक में जल्दी से लिखा कि जो सामने दिख रहा है वो सिर्फ एक लेयर है और इसके पीछे एक और लेयर जरूर है जो इस पूरी संरचना को नियंत्रित कर रही है। उसने फिर से स्क्रीन की तरफ देखा और कहा कि अगर ये सच है तो हमें उस दूसरे स्तर के संकेत ढूंढने होंगे, क्योंकि वही असली नियंत्रण होगा। आरव ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से सिस्टम में एक नया फिल्टर लगाया। उसने डेटा को इस तरह से व्यवस्थित किया कि केवल वही पैटर्न दिखें जो सामान्य नहीं है। कुछ ही पलों में स्क्रीन पर कई नए संकेत सामने आने लगे। रिया ने उन्हें ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक आई। उसने कहा कि ये सारे संकेत एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग रास्तों से, जैसे कोई एक केंद्र हो और सब कुछ उसी की तरफ जुड़ रहा हो। आरव ने गहरी सांस ली और कहा कि अगर ये केंद्र सच में मौजूद है तो वही इस पूरे नेटवर्क का दिल है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि और अगर हम उस दिल तक पहुंच गए तो शायद हम इस पूरे सिस्टम को समझ सकते हैं। लेकिन उसने तुरंत ये भी जोड़ा कि ये उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण हिस्सा कभी सीधे सामने नहीं आता, उसे हमेशा परतों के पीछे छिपाया जाता है। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। दोनों अपने अपने तरीके से सोच रहे थे, लेकिन अब उनकी सोच एक ही दिशा में जा रही थी। रिया ने धीरे से कहा
कि हमें इस बार जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना गहरा हम जाएंगे उतना ही जोखिम बढ़ेगा। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि जोखिम अब पहले से ज्यादा है, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता भी नहीं है। रिया ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर सुबह पूरी तरह जाग चुकी थी, लेकिन उसके भीतर अब भी रात की गहराई थी। उसने धीरे से कहा कि यह सब अब किसी एक व्यक्ति या एक कंपनी की बात नहीं रही। ये एक ऐसी संरचना है जो बहुत समय से चल रही है और जिसने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। आरव ने उसकी बात सुनी और कहा कि हर मजबूत संरचना की एक कमजोरी होती है, बस उसे पहचानना पड़ता है। रिया ने उसकी तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा कि शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे अभी तक पूरी तरह समझे नहीं गए हैं। आरव ने हल्का सा सिर झुकाया और कहा कि और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है कि हम खुद को इतना जल्दी सामने ना आने दें। कुछ देर बाद दोनों फिर से स्क्रीन की तरफ लौट आए। अब वे केवल डेटा नहीं देख रहे थे, बल्कि हर बदलाव के पीछे की सोच को समझने की कोशिश कर रहे थे। हर पैटर्न, हर देरी, हर प्रतिक्रिया उनके लिए एक संकेत बन चुकी थी। रिया ने धीरे से कहा कि अब यह साफ हो गया है कि वे अकेले नहीं खेल रहे, बल्कि कोई और भी है जो हर कदम को देख रहा है और उसी हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहा है। आरव ने शांत स्वर में कहा कि और यही वजह है कि हमें अब हर चाल को 2 कदम आगे सोचकर चलना होगा। रिया ने सिर हिलाया और अपनी नोटबुक में आखिरी लाइन लिखी कि यह खेल अब जानकारी का नहीं रहा, यह नियंत्रण का खेल है और जो नियंत्रण समझेगा वही जीत पाएगा। कमरे में फिर वही गहरी शांति फैल गई, लेकिन अब वो शांति किसी डर की नहीं थी। उसमें एक स्पष्टता थी, एक दिशा थी और एक ऐसा आत्मविश्वास था जो धीरे धीरे बन रहा था। स्क्रीन अब भी चल रही थी और डेटा अब भी बदल रहा था, लेकिन अब वे दोनों जानते थे कि वे केवल उसे देख नहीं रहे, बल्कि धीरे धीरे उसे समझने लगे हैं। और यही समझ आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। दोपहर का समय था, लेकिन घर के भीतर अभी भी वही गंभीरता बनी हुई थी जो पिछले कई घंटों से उनके साथ चल रही थी। खिड़की से आती धूप अब तेज हो चुकी थी और कमरे में फैली रोशनी के बावजूद माहौल में कोई हल्कापन नहीं था। रिया कुर्सी पर बैठी थी, उसकी नजरें सामने खुले लैपटॉप और नोटबुक के बीच बार बार जा रही थी। अब वो हर चीज को एक साथ देख रही थी, जैसे कोई अलग अलग तस्वीरों को जोड़कर एक बड़ा चित्र बनाने की कोशिश करता है। उसके लिए अब हर छोटा संकेत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इस खेल में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। आरव सामने स्क्रीन के पास खड़ा था और उसने अपने सिस्टम पर कई नए फिल्टर्स लगा दिए थे। वो अब केवल डेटा नहीं पढ़ रहा था, बल्कि उसे अलग अलग दृष्टिकोण से तोड़कर देख रहा था। उसने धीरे से कहा कि जो केंद्र वे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो सीधे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऐसे सिस्टम खुद को कभी एक जगह सीमित नहीं रखते। रिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा कि इसका मतलब यह हो सकता है कि वो केंद्र कोई एक स्थान नहीं, बल्कि एक पैटर्न हो जो अलग अलग जगहों पर दोहराया जाता है। आरव ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक हल्की स्वीकृति थी। उसने कहा कि अगर यह सच है तो हमें किसी एक बिंदु पर फोकस करने की बजाय उस पैटर्न को पहचानना होगा जो बार बार उभर रहा है। रिया ने तुरंत अपनी नोटबुक में कुछ नए निशान बनाए और उन पैटर्न्स को एक साथ जोड़ने लगी। उसने पिछले कुछ घंटों के डेटा को दोबारा देखा और धीरे धीरे एक बात साफ होने लगी। उसने कहा कि हर बार जब कोई बड़ा बदलाव होता है, उससे पहले एक छोटा सा संकेत आता है जो सामान्य लग सकता है, लेकिन वही असली शुरुआत होती है। आरव ने तुरंत उस बात को पकड़ लिया। उसने स्क्रीन पर पिछले सभी बदलावों की टाइमलाइन खोली और उन छोटे संकेतों को चिन्हित करना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में एक नई तस्वीर सामने आने लगी। वो समझ में आ रहा था कि यह सिस्टम किसी एक बड़े मूव से नहीं चलता, बल्कि छोटे छोटे बदलावों की एक श्रृंखला से चलता है जो मिलकर एक बड़ा परिणाम बनाते हैं। रिया ने धीरे से कहा कि इसका मतलब यह है
कि वे कभी भी सीधे हमला नहीं करते, वे धीरे धीरे रास्ता बनाते हैं और फिर एक साथ सब कुछ बदल देते हैं। आरव ने कहा कि यही वजह है कि उन्हें पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि जब तक कोई बड़ा बदलाव दिखता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ देर तक दोनों उस टाइमलाइन को देखते रहे। अब उनके सामने सिर्फ डेटा नहीं था, बल्कि एक सोच थी, एक तरीका था जिससे ये पूरा सिस्टम काम कर रहा था। रिया ने अचानक कहा कि अगर ये सब एक पैटर्न है तो हमें इसे दोहराने की कोशिश करनी चाहिए। आरव ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि उसका क्या मतलब है। रिया ने समझाया कि अगर वे उसी तरह के छोटे संकेत भेजें जैसे ये सिस्टम भेजता है तो शायद वे इसकी प्रतिक्रिया को और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ये एक नई रणनीति थी। अब वे केवल देख नहीं रहे थे, बल्कि उस सिस्टम की भाषा में बात करने की कोशिश करने वाले थे। आरव ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर कहा कि यह जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि अगर वे गलत पैटर्न भेजते हैं तो सिस्टम तुरंत समझ जाएगा कि यह बाहर से आया हुआ सिग्नल है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि इसलिए हमें बहुत सावधानी से वही करना होगा जो ये सिस्टम खुद करता है, न उससे ज्यादा न उससे कम। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। ये वही पल था जहां एक नई दिशा तय होने वाली थी। आरव ने धीरे धीरे सिस्टम में कुछ छोटे बदलाव किए। उसने कुछ ऐसे सिग्नल भेजे जो पूरी तरह सामान्य लगते थे, लेकिन उनके पीछे एक खास पैटर्न छिपा हुआ था। यह कोई बड़ा कदम नहीं था, बल्कि एक हल्का सा धक्का था, जैसे कोई पानी में पत्थर फेंककर लहरों को देखता है। रिया ने स्क्रीन पर ध्यान से नजर रखी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे एक हल्की प्रतिक्रिया दिखी। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन यह इतना था कि यह समझा जा सके कि सामने वाला सिस्टम इसे नजरअंदाज नहीं कर रहा। रिया ने धीरे से कहा कि यह काम कर रहा है। आरव ने बिना उत्साहित हुए कहा कि अभी सिर्फ शुरुआत है, हमें देखना होगा कि यह प्रतिक्रिया कहां तक जाती है। अगले कुछ मिनटों में स्क्रीन पर छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। यह सब बहुत सूक्ष्म था, लेकिन अब वे इसे समझ पा रहे थे। हर सिग्नल के जवाब में एक नया सिग्नल आ रहा था और धीरे धीरे ये एक संवाद में बदल रहा था। रिया ने नोटबुक में तेजी से लिखना शुरू किया। उसने हर प्रतिक्रिया का समय, उसका पैटर्न और उसकी दिशा नोट की। अब यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह हो गया था, जहां हर प्रयोग के परिणाम को दर्ज किया जा रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा कि अब यह साफ हो गया है कि यह सिस्टम प्रतिक्रिया देता है, लेकिन सीधे नहीं। यह हमेशा एक परत के पीछे से जवाब देता है, ताकि उसकी असली पहचान छिपी रहे। आरव ने कहा कि इसका मतलब यह है कि वे कभी सीधे सामने नहीं आएंगे, जब तक कि उन्हें पूरा विश्वास न हो कि सामने वाला उनकी भाषा समझता है। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि शायद यही उनकी अगली चुनौती है। उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि वे इस सिस्टम को समझ चुके हैं। आरव ने हल्की मुस्कान दी और कहा कि और उसके बाद वे खुद सामने आएंगे। रिया ने तुरंत सिर हिलाया और कहा कि या फिर वे हमें और गहराई में ले जाएंगे। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। यह स्पष्ट था कि हर अगला कदम उन्हें और अंदर ले जाएगा, और हर नया स्तर पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। रिया खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी। सड़क पर लोग अब भी अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे, जैसे कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा हो। लेकिन उसे अब यह महसूस हो रहा था कि इस सामान्य दिखने वाली दुनिया के पीछे कितनी जटिल परतें छिपी हो सकती है। वो धीरे से बोली कि यह सब केवल तकनीक या पैसे का खेल नहीं है, ये नियंत्रण का खेल है, और जो इस नियंत्रण को समझता है वही असली ताकत रखता है। आरव उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि और यही वजह है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जितना हम समझेंगे उतना ही हम सुरक्षित रहेंगे। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अब हमें यह भी समझना होगा कि हम कहां रुकेंगे, क्योंकि हर सीमा के पार जाने के बाद वापसी मुश्किल हो जाती है। आरव ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर उसने धीरे से जवाब दिया कि शायद अब वापसी का सवाल ही नहीं है। कमरे में फिर वही गहरी शांति फैल गई, लेकिन इस बार उसमें एक स्वीकार्यता थी।
अब वे दोनों जानते थे कि वे इस खेल के भीतर बहुत आगे आ चुके हैं और अब पीछे लौटना संभव नहीं है। स्क्रीन अब भी चल रही थी, डेटा अब भी बदल रहा था, लेकिन अब ये सब केवल जानकारी नहीं था। ये एक संकेत था कि वे धीरे धीरे उस केंद्र के करीब पहुंच रहे हैं जिसे अब तक केवल महसूस किया जा सकता था। और जैसे जैसे वे उस केंद्र के करीब आ रहे थे, उन्हें यह भी समझ में आ रहा था कि यह रास्ता सीधा नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि अब कोई भी गलती उन्हें उस सच्चाई से दूर कर सकती है जिसे पाने के लिए वे इतने समय से प्रयास कर रहे थे। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी और कमरे के भीतर एक अलग ही तरह की एकाग्रता बन चुकी थी। बाहर शहर की रोशनी चमकने लगी थी, लेकिन रिया और आरव के लिए समय का कोई अलग मतलब नहीं रह गया था। उनके सामने खुली स्क्रीन अब सिर्फ एक डिजिटल इंटरफेस नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खिड़की बन चुकी थी जिसके पार एक छिपी हुई दुनिया धीरे धीरे अपना आकार दिखा रही थी। रिया टेबल के पास बैठी थी और उसकी नजरें लगातार बदलते डेटा पर थी, लेकिन उसके मन में अब केवल आंकड़े नहीं चल रहे थे, बल्कि एक गहरी समझ बन रही थी कि यह सब कैसे जुड़ा हुआ है। उसने अपनी नोटबुक को धीरे से पलटा और पिछले कुछ घंटों में लिखी गई सारी बातों को फिर से पढ़ा। हर लाइन अब एक सुराग की तरह लग रही थी। उसने महसूस किया कि जितना वे आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही ये खेल व्यक्तिगत नहीं रह रहा। ये किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक ऐसी संरचना के खिलाफ था जो खुद को हर समय बदलती रहती है। उसने धीरे से कहा कि यह सिस्टम केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, ये पहले से सोचता है, जैसे इसे पता हो कि अगला कदम क्या होने वाला है। आरव ने उसकी बात सुनी और स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा कि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं करता, ये पैटर्न सीखता है और फिर उसी के अनुसार खुद को ढालता है। उसने कुछ नई विंडोज खोली और पिछले कुछ इंटरैक्शन को एक साथ जोड़कर देखने लगा। उसने कहा कि अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हर बार जब उन्होंने कोई नया पैटर्न भेजा तो सामने से प्रतिक्रिया केवल जवाब नहीं थी, बल्कि एक परीक्षण भी था। रिया ने तुरंत उसकी बात को पकड़ लिया और कहा कि इसका मतलब यह है कि वे केवल संवाद नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे को परख भी रहे हैं। उसने अपनी नोटबुक में एक नई लाइन लिखी कि हर प्रतिक्रिया एक जवाब नहीं होती, कभी कभी वो एक सवाल होती है। उसने पेन रखा और स्क्रीन की तरफ देखा, जहां अब भी छोटे छोटे बदलाव हो रहे थे, लेकिन अब उसे हर बदलाव के पीछे का इरादा समझ में आने लगा था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर रिया ने कहा कि अगर यह सिस्टम उन्हें परख रहा है तो इसका मतलब है कि ये उन्हें किसी स्तर पर स्वीकार भी कर रहा है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि और अगर ऐसा है तो शायद ये उन्हें किसी खास दिशा में ले जाना चाहता है। रिया ने खिड़की की तरफ देखा और कहा कि सवाल ये नहीं है कि ये हमें कहां ले जा रहा है, सवाल ये है कि ये हमें क्यों ले जा रहा है। कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। ये सवाल अब तक के सभी सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब तक वे रास्ते पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें यह समझना था कि इस रास्ते का उद्देश्य क्या है। आरव ने धीरे से कहा कि अगर यह सिस्टम इतना जटिल है तो इसका कोई बड़ा मकसद जरूर होगा। यह केवल डेटा को छिपाने या कंट्रोल करने के लिए नहीं बना होगा, इसके पीछे कुछ और है। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि और शायद वही मकसद उन्हें भी इस खेल में खींच रहा है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा कि हर सिस्टम का एक उद्देश्य होता है और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। फिर उसने कहा कि अगर हम उस उद्देश्य को समझ लें तो हम इस पूरे ढांचे को समझ सकते हैं। आरव ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसने सिस्टम के अंदर मौजूद डेटा को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने केवल पैटर्न नहीं, बल्कि उन पैटर्न के पीछे के परिणामों को देखना शुरू किया। उसने कुछ देर बाद कहा कि यह केवल आर्थिक या तकनीकी नियंत्रण नहीं है, यह निर्णयों का नियंत्रण है। रिया ने तुरंत पूछा कि उसका क्या मतलब है। आरव ने समझाया कि इस सिस्टम के जरिए केवल जानकारी नहीं बढ़ रही, बल्कि
फैसले लिए जा रहे हैं। कौन सा निवेश होगा, कौन सा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, किसे रोका जाएगा, सब कुछ किसी न किसी स्तर पर यहां तय हो रहा है। रिया की आंखों में एक गहरी समझ उभरी। उसने कहा कि इसका मतलब यह है कि यह सिस्टम केवल एक नेटवर्क नहीं है, ये एक अदृश्य शक्ति है जो बाहर की दुनिया को प्रभावित कर रही है। उसने धीरे से कहा कि ये एक एम्पायर है, लेकिन ऐसा एम्पायर जो दिखाई नहीं देता। आरव ने उसकी तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा कि और शायद यही असली हिडन एम्पायर है। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। ये एहसास कि वे जिस चीज को खोज रहे थे वो किसी एक व्यक्ति से कहीं बड़ा है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। रिया ने फिर स्क्रीन की तरफ देखा और कहा कि अगर ये एक एम्पायर है तो इसके भी नियम होंगे, इसकी भी सीमाएं होंगी, और अगर हम उन नियमों को समझ लें तो हम इसे प्रभावित कर सकते हैं। आरव ने कहा कि और शायद इसे तोड़ भी सकते हैं। रिया ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले जैसा जोश नहीं था, बल्कि एक गंभीरता थी। उसने कहा कि इसे तोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये केवल बाहर नहीं है, ये कई स्तरों पर फैला हुआ है। आरव ने कहा कि इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। रिया ने नोटबुक बंद की और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया कि ये सब अब केवल एक मिशन नहीं रहा, ये एक जिम्मेदारी बन गया है। अगर ये सिस्टम सच में दुनिया के फैसलों को प्रभावित कर रहा है तो इसे समझना और सही दिशा में मोड़ना जरूरी है। उसने आंखें खोली और आरव की तरफ देखा। उसने कहा कि अब हमें सिर्फ समझना नहीं है, हमें यह भी तय करना है कि हम इसके साथ क्या करना चाहते हैं। आरव ने कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा कि अभी हमारा पहला कदम इसे पूरी तरह समझना है, उसके बाद ही हम कोई फैसला ले सकते हैं। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि और तब तक हमें खुद को भी सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि अब हम इस सिस्टम के लिए सिर्फ बाहरी लोग नहीं हैं, हम इसका हिस्सा बन चुके हैं। कमरे में फिर वही गहरी शांति फैल गई, लेकिन इस बार उसमें एक अलग तरह की स्थिरता थी। अब वे दोनों जानते थे कि वे किस चीज के सामने खड़े हैं। स्क्रीन अब भी चल रही थी, डेटा अब भी बदल रहा था, लेकिन अब वो केवल जानकारी नहीं था, वो एक कहानी थी, एक संरचना थी और एक ऐसा सच था जो धीरे धीरे उनके सामने आ रहा था। रिया ने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से कहा कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। आरव ने उसके पास खड़े होकर कहा कि लेकिन अब हम इसे छोड़ भी नहीं सकते। रिया ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा कि शायद यही इस खेल की सबसे बड़ी सच्चाई है। दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। बाहर की दुनिया सामान्य थी, लेकिन उनके भीतर एक नई दुनिया आकार ले रही थी। और अब ये सिर्फ खोज नहीं रही थी, ये एक संघर्ष बनने वाला था। रात फिर से गहरी हो चुकी थी, लेकिन इस बार कमरे के भीतर की ऊर्जा पहले से अलग थी। अब वहां केवल खोज नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट दिशा बन चुकी थी। रिया खिड़की के पास खड़ी थी और शहर की रोशनी को देख रही थी, लेकिन उसकी सोच उस अदृश्य एम्पायर के इर्द गिर्द घूम रही थी, जिसे वे धीरे धीरे समझने लगे थे। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण नेटवर्क नहीं, बल्कि एक ऐसा ढांचा है जो फैसलों को प्रभावित करता है, दिशा तय करता है और लोगों को बिना उनके जाने इस्तेमाल करता है। रिया ने धीरे से मुड़कर आरव की तरफ देखा। वो अभी भी स्क्रीन के सामने खड़ा था और पिछले कुछ घंटों के डेटा को एक बार फिर अलग नजरिए से देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एकाग्रता थी। उसने बिना ऊपर देखे कहा कि जितना वे इस सिस्टम को समझ रहे हैं, उतना ही यह स्पष्ट हो रहा है कि यह खुद को बचाने के लिए हर स्तर पर तैयार है। रिया ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा कि इसका मतलब यह है कि हमें अब सिर्फ समझने पर नहीं रुकना चाहिए, हमें यह देखना होगा कि हम इसे प्रभावित कैसे कर सकते हैं। यह पहली बार था जब उसने सीधे तौर पर नियंत्रण की बात कही थी। अब तक वे केवल अवलोकन कर रहे थे, लेकिन अब उनके भीतर यह विचार उभर रहा था
कि क्या इस पूरे ढांचे को मोड़ा जा सकता है। आरव ने उसकी तरफ देखा और कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने कहा कि किसी भी सिस्टम को प्रभावित करने के लिए पहले उसके सबसे कमजोर हिस्से को पहचानना होता है। रिया ने तुरंत पूछा कि क्या उसे कोई कमजोरी दिख रही है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि अभी तक जो दिख रहा है वो सिर्फ उसकी ताकत है, उसकी कमजोरी अभी भी छिपी हुई है। रिया ने अपनी नोटबुक खोली और कुछ लिखते हुए कहा कि हर मजबूत संरचना की कमजोरी उसके सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हिस्से में होती है। अगर ये सिस्टम फैसले लेता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वही होगा जहां निर्णय लिए जाते हैं। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और कहा कि हमें उस लेयर को ढूंढना होगा जहां से ये सब नियंत्रित हो रहा है। आरव ने इस बार तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने स्क्रीन पर कुछ नए फिल्टर लगाए और उन सेक्शंस को अलग किया जहां सबसे ज्यादा गतिविधि हो रही थी। कुछ ही मिनटों में एक नया पैटर्न सामने आने लगा। ये वही जगह थी जहां सबसे ज्यादा बदलाव हो रहे थे, लेकिन ये बाकी सिस्टम से अलग तरीके से काम कर रही थी। वहां की गतिविधियां ज्यादा नियंत्रित और सटीक थी। रिया ने ध्यान से देखा और कहा कि ये बाकी डेटा से अलग है। यहां कोई भी अनियमितता नहीं है, सब कुछ बहुत साफ और नियंत्रित है। आरव ने कहा कि यही वजह है कि ये महत्वपूर्ण है। जहां सबसे ज्यादा नियंत्रण होता है वहीं सबसे ज्यादा संवेदनशीलता भी होती है। रिया ने धीरे से कहा कि अगर ये सच है तो यही वो जगह हो सकती है जहां से इस पूरे सिस्टम को प्रभावित किया जा सकता है। ये विचार जितना रोमांचक था उतना ही खतरनाक भी था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। अब तक वे केवल समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे उस बिंदु के करीब पहुंच रहे थे जहां से वे इस सिस्टम को बदल भी सकते थे। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि अगर हम यहां कुछ भी गलत करते हैं तो यह सिस्टम तुरंत प्रतिक्रिया देगा और शायद हमें पूरी तरह बाहर कर देगा। आरव ने सिर हिलाया और कहा कि यही सबसे बड़ा जोखिम है। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि लेकिन अगर हम कुछ नहीं करते तो हम कभी भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। ये एक दुविधा थी जिसमें हर विकल्प के साथ खतरा जुड़ा हुआ था। आरव ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर कहा कि हमें एक छोटा सा परीक्षण करना होगा। ऐसा कुछ जो बहुत बड़ा ना हो, लेकिन जिससे हमें यह समझ आए कि ये लेयर कैसे प्रतिक्रिया देती है। रिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा कि हमें इसे इस तरह करना होगा कि ये एक सामान्य गतिविधि लगे, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं। आरव ने धीरे धीरे सिस्टम में एक बहुत छोटा बदलाव किया। ये इतना सूक्ष्म था कि किसी सामान्य उपयोगकर्ता को यह दिखता भी नहीं, लेकिन ये उस लेयर के भीतर एक हल्का सा संकेत भेज रहा था। रिया ने स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक उस सेक्शन में हल्की सी गतिविधि दिखी। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन यह इतना था कि यह समझा जा सके कि सिस्टम ने उस सिग्नल को नोटिस किया है। रिया ने धीरे से कहा कि यह प्रतिक्रिया दे रहा है। उसकी आवाज में उत्साह नहीं था, बल्कि एक गंभीर समझ थी। आरव ने कहा कि और इसका मतलब है कि हमने सही जगह को छुआ है। अब दोनों पूरी तरह सतर्क हो गए। हर अगली प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा जा रहा था। कुछ ही पलों में उस सेक्शन में एक नया बदलाव हुआ। वहां एक अतिरिक्त लेयर खुली जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी। रिया की आंखों में हल्की चमक आई। उसने कहा कि यह पहले नहीं था। आरव ने कहा कि यह हमारे सिग्नल की प्रतिक्रिया है। रिया ने धीरे से कहा कि इसका मतलब है कि हम इसे प्रभावित कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन उसी समय एक और बदलाव हुआ। बाकी सिस्टम में हल्की सी गतिविधि बढ़ गई, जैसे कोई सतर्क हो गया हो। रिया ने तुरंत कहा कि कुछ बदल रहा है। आरव ने स्क्रीन पर बाकी हिस्सों को देखा और कहा कि शायद सिस्टम ने इस बदलाव को नोटिस कर लिया है। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि हमें अब रुक जाना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमें पहचान सकता है। आरव ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर उसने सिस्टम को स्थिर कर दिया। उसने कोई और इनपुट नहीं दिया। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई, लेकिन इस बार उसमें एक नई समझ थी।
रिया ने धीरे से कहा कि हमने इसे छुआ है और अब ये हमें देख रहा है। आरव ने कहा कि और शायद हमें समझ भी रहा है। रिया ने खिड़की की तरफ देखा और कहा कि अब ये खेल पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब हम सिर्फ दर्शक नहीं रहे, अब हम इसमें सक्रिय हो चुके हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि और अब हमें हर कदम पहले से ज्यादा सोचकर उठाना होगा। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि अब ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये एक हस्तक्षेप है। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। स्क्रीन अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। अब उसमें हर बदलाव का मतलब था, हर प्रतिक्रिया एक संकेत थी। रिया ने धीरे से कहा कि हमने एक दरवाजा खोल दिया है। आरव ने कहा कि और अब हमें तय करना है कि हम इसके अंदर कितना आगे जाना चाहते हैं। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अगर हम यहां तक आ गए हैं तो अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। आरव ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता बनी रही। उसने कहा कि फिर हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि अब ये खेल हमें भी परखेगा। कमरे में एक बार फिर वही गहरी शांति फैल गई, लेकिन इस बार वो शांति नहीं थी। रात का समय फिर गहरा चुका था, लेकिन अब उस अंधेरे में पहले जैसी अनिश्चितता नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट दिशा मौजूद थी। कमरे के भीतर हल्की रोशनी थी और स्क्रीन की चमक दीवारों पर पड़कर एक अजीब सा माहौल बना रही थी। रिया टेबल के पास बैठी थी और उसकी नजरें उसी लेयर पर टिकी थी जिसे उन्होंने कुछ देर पहले सक्रिय किया था। अब वो केवल डेटा नहीं देख रही थी, बल्कि हर बदलाव के पीछे छिपे इरादे को समझने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में एक बात लगातार घूम रही थी कि उन्होंने एक ऐसा बिंदु छू लिया है जहां से वापस जाना आसान नहीं होगा। आरव स्क्रीन के सामने खड़ा था और उसने अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर रखी हुई थी, लेकिन वो टाइप नहीं कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था। उसने धीरे से कहा कि अभी कुछ भी करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सिस्टम अब पूरी तरह सतर्क हो चुका है। रिया ने उसकी बात को समझते हुए सिर हिलाया और कहा कि इसका मतलब है कि अब हर अगला कदम हमें और सावधानी से उठाना होगा, क्योंकि अब वे केवल देख नहीं रहे, बल्कि हमें पढ़ भी रहे हैं। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर स्क्रीन पर एक हल्की सी गतिविधि दिखाई दी। ये पहले जैसी सामान्य प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक नियंत्रित बदलाव था। रिया ने तुरंत ध्यान दिया और कहा कि ये अलग है। आरव ने स्क्रीन पर उस हिस्से को जूम किया और ध्यान से देखने लगा। कुछ ही पलों में यह साफ हो गया कि ये एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक संकेत है। जैसे सामने वाला सिस्टम अब केवल जवाब नहीं दे रहा, बल्कि खुद भी कोई कदम उठा रहा है। रिया ने धीरे से कहा कि ये हमें किसी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। आरव ने गंभीर स्वर में जवाब दिया कि या फिर हमें किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। दोनों संभावनाएं एक साथ मौजूद थी, और यही इस खेल की सबसे खतरनाक बात थी। रिया ने अपनी नोटबुक खोली और तेजी से कुछ नोट्स लिखने लगी। उसने उस बदलाव का समय, उसकी दिशा और उसका पैटर्न दर्ज किया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा कि यह बदलाव अकेला नहीं है, इसके साथ कुछ और छोटे बदलाव भी जुड़े हुए हैं। आरव ने तुरंत बाकी डेटा को चेक किया और उसने देखा कि सच में कुछ और हिस्सों में भी हल्की गतिविधि बढ़ी है। अब यह साफ था कि सिस्टम केवल उस एक बिंदु पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि पूरे नेटवर्क में हल्की हलचल पैदा कर रहा है। यह किसी साधारण प्रतिक्रिया का संकेत नहीं था, यह एक समन्वित मूवमेंट था। रिया ने धीरे से कहा कि यह हमें परख रहा है। आरव ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि और शायद ये देखना चाहता है कि हम इस बदलाव को कैसे समझते हैं। अब ये केवल तकनीकी खेल नहीं था, ये एक मानसिक परीक्षा बन चुका था। रिया ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर उसने कहा कि हमें अभी कुछ नहीं करना चाहिए। अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो वे समझ जाएंगे कि हमने इस बदलाव को पकड़ लिया है। आरव ने सिर हिलाया और कहा कि और अगर हम कुछ नहीं करते तो वे अगला कदम खुद उठाएंगे। ये एक जोखिम भरा फैसला था, लेकिन यही इस समय सबसे सही लगा। अगले कुछ मिनटों तक दोनों ने कोई इनपुट नहीं दिया।
वे केवल देखते रहे। धीरे धीरे स्क्रीन पर और बदलाव होने लगे। ये बदलाव अब पहले से ज्यादा स्पष्ट थे, जैसे कोई रास्ता बन रहा हो और उन्हें उसी रास्ते की तरफ धकेला जा रहा हो। रिया ने कहा कि ये एक मार्ग बना रहा है। आरव ने जवाब दिया कि और ये चाहता है कि हम उसी मार्ग का अनुसरण करें। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि अगर हम इस रास्ते पर जाते हैं तो हमें यह मानना होगा कि हम उसके नियमों के अनुसार खेल रहे हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि और अगर हम नहीं जाते तो हम शायद इस स्तर पर ही रुक जाएंगे। ये एक और दुविधा थी। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर रिया ने धीरे से कहा कि हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए, लेकिन पूरी तरह नहीं। हमें इसे समझते हुए आगे बढ़ना होगा, जैसे हम खुद इसे खोज रहे हों, न कि हमें दिखाया जा रहा हो। आरव ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर धीरे से सिस्टम में एक छोटा सा इनपुट दिया। ये इनपुट उस दिशा में था जो सिस्टम दिखा रहा था, लेकिन ये पूरी तरह उस पर निर्भर नहीं था। ये एक संतुलन था जहां वे आगे भी बढ़ रहे थे और अपनी स्वतंत्रता भी बनाए रख रहे थे। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर प्रतिक्रिया आई। इस बार प्रतिक्रिया थोड़ी तेज थी। रिया ने तुरंत कहा कि ये हमें देख रहा है। आरव ने कहा कि और ये हमारी गति को समझ रहा है। अब ये साफ था कि ये एक दो तरफा संवाद बन चुका है, जहां हर कदम का जवाब मिल रहा है और हर जवाब एक नया सवाल पैदा कर रहा है। करीब 10 मिनट तक ये प्रक्रिया चलती रही। वे एक छोटा कदम उठाते, सिस्टम प्रतिक्रिया देता और फिर वे अगला कदम सोचते। ये एक शतरंज के खेल जैसा हो गया था, जहां हर चाल सोच समझ कर चलनी थी। फिर अचानक एक बड़ा बदलाव हुआ। स्क्रीन पर एक नया सेक्शन खुला जो पहले पूरी तरह छिपा हुआ था। यह बाकी डेटा से अलग था। यहां जानकारी कम थी, लेकिन उसका महत्व ज्यादा था। रिया ने धीरे से कहा कि यह कुछ बड़ा है। आरव ने ध्यान से देखा और कहा कि यह शायद उस नियंत्रण का एक हिस्सा है जिसे हम ढूंढ रहे थे। रिया ने उस सेक्शन को ध्यान से पढ़ा। उसमें कुछ निर्णय रिकॉर्ड्स थे, कुछ ऐसे संकेत जो सीधे सिस्टम के बाहर के प्रभाव को दिखा रहे थे। उसने धीरे से कहा कि यह केवल डेटा नहीं है, यह वास्तविक दुनिया के फैसलों का रिकॉर्ड है। आरव ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में गंभीरता बढ़ गई। उसने कहा कि इसका मतलब है कि यह सिस्टम केवल डिजिटल नहीं है, यह बाहर की दुनिया को भी प्रभावित कर रहा है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि और यही इसे सबसे खतरनाक बनाता है। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर रिया ने धीरे से कहा कि अब हमें यह तय करना होगा कि हम इस जानकारी के साथ क्या करेंगे। आरव ने कहा कि अभी नहीं, अभी हमें और समझना है। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि लेकिन अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से सब कुछ बदल सकता है। आरव ने हल्की आवाज में कहा कि और यही वो बिंदु है जहां सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। कमरे में फिर वही गहरी शांति फैल गई। स्क्रीन अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो केवल एक उपकरण नहीं था, वो एक दर्पण बन चुका था जिसमें वे न केवल सिस्टम को देख रहे थे बल्कि खुद को भी देख रहे थे। रिया ने धीरे से कहा कि अब ये केवल उनकी कहानी नहीं रही। आरव ने उसकी बात पूरी की और कहा कि अब ये उस पूरे ढांचे की कहानी है जिसे वे समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिया ने खिड़की के बाहर देखा और कहा कि और शायद उसे बदलने की भी। दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। अब वे जानते थे कि उन्होंने एक ऐसी सीमा पार कर ली है जहां से हर कदम उन्हें और गहराई में ले जाएगा, और उस गहराई में सिर्फ सच्चाई ही नहीं बल्कि खतरा भी छिपा हुआ था। रात और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन इस बार उस अंधेरे में एक अलग ही तरह की स्पष्टता थी। कमरे के भीतर हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी और स्क्रीन पर लगातार बदलते डेटा की चमक दीवारों पर परछाइयां बना रही थी। रिया कुर्सी पर आगे झुककर बैठी थी। उसकी आंखें उस नए खुले सेक्शन पर टिकी थी जहां पहली बार वास्तविक दुनिया से जुड़े निर्णयों के संकेत दिखाई दिए थे। अब तक जो कुछ वे देख रहे थे वो केवल पैटर्न और संरचना थी, लेकिन यह पहली बार था
जब उन्हें उस सिस्टम के असर की झलक मिली थी जो बाहर की दुनिया में भी मौजूद था। उसके भीतर एक अजीब सा मिश्रण था, उत्सुकता और सावधानी दोनों का। उसने धीरे से कहा कि ये केवल जानकारी नहीं है, ये प्रभाव है। उसकी आवाज में हल्की गंभीरता थी, जैसे उसने किसी ऐसी चीज को छू लिया हो जिसका वजन अब महसूस हो रहा था। आरव उसके पीछे खड़ा था और उसने भी उसी सेक्शन को ध्यान से देखा। कुछ सेकंड बाद उसने कहा कि अगर ये सच में निर्णयों का रिकॉर्ड है तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम केवल देखता नहीं बल्कि तय भी करता है कि आगे क्या होगा। रिया ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि और शायद यही वजह है कि ये इतना सुरक्षित रखा गया है। उसने नोटबुक खोली और तेजी से कुछ लिखने लगी। अब वो हर चीज को केवल समझ नहीं रही थी बल्कि उसे जोड़कर एक बड़ा चित्र बना रही थी। उसने लिखा कि यह सिस्टम केवल सूचना का प्रवाह नहीं है, ये दिशा का नियंत्रण है। कुछ मिनटों तक दोनों बिना बोले उस डेटा को पढ़ते रहे। हर एंट्री में एक कहानी छिपी हुई थी, एक निर्णय, एक परिणाम और उसके पीछे का कोई कारण। रिया ने धीरे से कहा कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, यह बहुत बड़ा है, बहुत संगठित है। आरव ने सिर हिलाया और कहा कि और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह इतना बड़ा है कि इसे पूरी तरह समझना मुश्किल हो जाता है। रिया ने स्क्रीन पर एक खास पैटर्न की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि ये देखो, यहां हर निर्णय से पहले एक छोटा सा बदलाव होता है, जैसे कोई तैयारी हो रही हो। आरव ने उस हिस्से को ध्यान से देखा और कहा कि ये एक संकेत हो सकता है, जैसे कोई पहले से तय कर रहा हो कि आगे क्या होने वाला है। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि इसका मतलब यह है कि यह सिस्टम केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, यह पहले से योजना बनाता है। उसने नोटबुक में लिखा कि यह पूर्वानुमान करता है और उसी के आधार पर निर्णय लेता है। अब यह समझ और भी गहरी हो गई थी। कुछ देर बाद रिया ने कहा कि अगर यह सिस्टम पहले से योजना बनाता है तो हमें उसकी योजना को समझना होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि और यह आसान नहीं होगा, क्योंकि जो योजना सामने है वो पूरी नहीं होगी। असली योजना हमेशा छिपी होती है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि इसलिए हमें उसके संकेतों को पढ़ना होगा। जो छोटे बदलाव होते हैं वही असली रास्ता दिखाते हैं। आरव ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर उसने सिस्टम में एक नया फिल्टर लगाया। इस बार उसने केवल उन बदलावों को चुना जो निर्णय से पहले हुए थे। धीरे धीरे स्क्रीन पर एक नया पैटर्न उभरने लगा। रिया की आंखों में एक हल्की चमक आई। उसने कहा कि ये एक चेन है, हर छोटा बदलाव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अंत में एक बड़े निर्णय में बदल जाता है। आरव ने कहा कि और अगर हम इस चेन को बीच में रोक सकें तो शायद हम उस निर्णय को भी बदल सकते हैं। रिया ने उसकी तरफ देखा। यह विचार नया था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। उसने धीरे से कहा कि इसका मतलब यह है कि हम केवल सिस्टम को समझ नहीं सकते, बल्कि उसे प्रभावित भी कर सकते हैं। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। ये वो बिंदु था जहां समझ और नियंत्रण के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी। रिया ने धीरे से कहा कि लेकिन अगर हमने गलत जगह पर हस्तक्षेप किया तो ये हमें पहचान सकता है। आरव ने कहा कि और शायद हमें पूरी तरह बाहर कर देगा। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि फिर भी हमें कोशिश करनी होगी, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम इसे पूरी तरह समझ सकते हैं। आरव ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर उसने धीरे से कहा कि ठीक है, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर। उसने सिस्टम में एक बेहद सूक्ष्म बदलाव किया। यह बदलाव उस चेन के बीच में था जिसे वे ट्रैक कर रहे थे। यह इतना छोटा था कि इसे सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा समझा जा सकता था, लेकिन यह चेन के प्रवाह को थोड़ा सा बदल रहा था। रिया ने स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे एक बदलाव दिखाई दिया। वो चेन जो पहले एक दिशा में जा रही थी अब थोड़ा सा मुड़ गई थी। रिया ने धीरे से कहा कि यह बदल गया है। आरव ने स्क्रीन को ध्यान से देखा और कहा कि इसका मतलब है कि हमने इसे प्रभावित किया है। रिया के चेहरे पर हल्की हैरानी
और संतोष दोनों थे। उसने कहा कि यह संभव है, लेकिन उसी समय एक और बदलाव हुआ। पूरे सिस्टम में हल्की सी गतिविधि बढ़ गई। रिया ने तुरंत कहा कि यह प्रतिक्रिया दे रहा है। आरव ने स्क्रीन पर बाकी हिस्सों को देखा और कहा कि शायद इसे इस बदलाव का एहसास हो गया है। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि हमें अब रुक जाना चाहिए। आरव ने तुरंत कोई और इनपुट देना बंद कर दिया। कुछ सेकंड बाद सिस्टम स्थिर हो गया, लेकिन माहौल बदल चुका था। रिया ने धीरे से कहा कि अब ये हमें और ध्यान से देख रहा है। आरव ने कहा कि और शायद ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये बदलाव कहां से आया। रिया ने खिड़की की तरफ देखा और कहा कि अब हम केवल दर्शक नहीं हैं, हम इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि और अब हमें हर कदम पहले से ज्यादा सोचकर उठाना होगा। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि अब यह सिर्फ समझने का खेल नहीं रहा, यह नियंत्रण का खेल बन चुका है। कमरे में फिर वही गहरी शांति फैल गई, लेकिन इस बार वो शांति अलग थी। अब उसमें एक जिम्मेदारी थी, एक दबाव था और एक स्पष्ट एहसास था कि वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो उन्हें एक ऐसे सच के करीब ले जा रहा है जो शायद सब कुछ बदल सकता है। रिया ने धीरे से कहा कि हमने एक निर्णय को बदल दिया है। आरव ने जवाब दिया कि और शायद किसी वास्तविक परिणाम को भी। रिया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक नई गंभीरता थी। उसने कहा कि अब हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि अब यह खेल केवल डेटा का नहीं रहा, यह लोगों की जिंदगी का भी हो सकता है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। स्क्रीन अब भी चल रही थी, लेकिन अब हर बदलाव का मतलब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब वे जानते थे कि वे क्या कर सकते हैं, और यही ज्ञान सबसे बड़ी ताकत भी था और सबसे बड़ा खतरा भी। रात का सन्नाटा इस बार और गहरा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक नई तरह की बेचैनी भी शामिल हो चुकी थी। कमरे में वही स्क्रीन जल रही थी, वही डेटा बह रहा था, लेकिन अब हर चीज का अर्थ बदल चुका था। रिया कुर्सी पर बैठी थी और उसकी उंगलियां नोटबुक के किनारे पर टिककर रुकी हुई थी, जैसे वो लिखना चाहती हो, लेकिन शब्दों को लेकर आश्वस्त न हो। कुछ देर पहले जो उन्होंने किया था वो सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, वो एक हस्तक्षेप था, और अब उस हस्तक्षेप के परिणाम उनके सामने धीरे धीरे आकार ले रहे थे। आरव स्क्रीन के सामने खड़ा था और उसने पूरे सिस्टम को एक बार फिर स्कैन करना शुरू कर दिया था। उसकी आंखें तेजी से बदलते डेटा को पढ़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले जैसी स्थिरता नहीं थी। उसमें सतर्कता बढ़ गई थी। उसने धीरे से कहा कि बदलाव अभी भी फैल रहा है और ये केवल उस एक चेन तक सीमित नहीं रहा। रिया ने तुरंत सिर उठाकर स्क्रीन की तरफ देखा। उसे अब साफ दिख रहा था कि वो छोटा सा बदलाव अब दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच चुका था। जैसे पानी में डाली गई एक छोटी सी लहर धीरे धीरे पूरे सतह को छूने लगती है। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि इसका मतलब है कि यह सिस्टम एक ही जगह से नहीं चलता, ये हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। उसने अपनी नोटबुक खोली और जल्दी से लिखना शुरू किया कि हर छोटा बदलाव एक बड़े प्रभाव में बदल सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों है। आरव ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा कि और यही वजह है कि हमें अब बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब हर कदम का असर सिर्फ इस सिस्टम तक नहीं रहेगा। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि हमने अभी जो किया वो केवल एक परीक्षण था, लेकिन अगर ये किसी वास्तविक निर्णय को प्रभावित कर रहा है तो हमें समझना होगा कि हम किस हद तक जा सकते हैं। उसके शब्दों में एक जिम्मेदारी का एहसास था जो पहले इतनी स्पष्ट नहीं था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। स्क्रीन पर बदलाव अब भी हो रहे थे, लेकिन अब वे केवल तकनीकी गतिविधि नहीं थे, बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा थे जो कहीं बाहर भी असर डाल रही थी। आरव ने धीरे से कहा कि हमें उस बदलाव को ट्रैक करना होगा जो हमने शुरू किया है। हमें यह देखना होगा कि यह कहां तक जाता है और इसका अंतिम परिणाम क्या होता है। रिया ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया
और कहा कि और हमें यह भी देखना होगा कि सिस्टम इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। दोनों ने स्क्रीन पर उस चेन को अलग करके देखना शुरू किया जिसे उन्होंने प्रभावित किया था। अब वो चेन पहले जैसी नहीं थी। उसमें नए रास्ते जुड़ गए थे, कुछ पुराने रास्ते बदल गए थे और कुछ हिस्से पूरी तरह गायब हो गए थे। रिया ने ध्यान से देखा और कहा कि ये खुद को एडजस्ट कर रहा है। आरव ने कहा कि और यही इसे खतरनाक बनाता है क्योंकि ये किसी भी बदलाव के अनुसार खुद को ढाल सकता है। रिया ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर उसने कहा कि लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये पूरी तरह नियंत्रित नहीं है। अगर ये खुद को बदल रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें स्थिरता की कमी है। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि और वही इसकी कमजोरी हो सकती है। रिया की आंखों में एक नई समझ उभरी। उसने कहा कि अगर हम सही जगह पर छोटे छोटे बदलाव करते रहें तो हम इसे अस्थिर कर सकते हैं। आरव ने गहरी सांस ली और कहा कि लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सिस्टम हमसे ज्यादा जटिल है। अगर हम बहुत तेजी से आगे बढ़े तो ये हमें पहचान सकता है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि इसलिए हमें इसे धीरे धीरे करना होगा, जैसे हम इसका हिस्सा हों, न कि कोई बाहरी ताकत। कमरे में फिर से वही खामोशी छा गई। कुछ देर बाद स्क्रीन पर एक नया बदलाव दिखाई दिया। ये उस चेन का हिस्सा नहीं था जिसे उन्होंने छुआ था, बल्कि ये एक पूरी तरह अलग सेक्शन में था। रिया ने तुरंत कहा कि ये नया है। आरव ने उस हिस्से को खोला और ध्यान से देखने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने कहा कि ये एक प्रतिक्रिया हो सकती है। शायद सिस्टम ने इस बदलाव के बाद कुछ नया निर्णय लिया है। रिया ने उस डेटा को ध्यान से पढ़ा और उसकी आंखों में एक गंभीरता आ गई। उसने धीरे से कहा कि ये केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं है, ये किसी वास्तविक स्थिति से जुड़ा हुआ है। आरव ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। रिया ने कहा कि ये किसी निवेश या प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ लगता है और ये बदलाव सीधे उस दिशा को प्रभावित कर रहा है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अब ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि उनके द्वारा किया गया छोटा सा हस्तक्षेप अब वास्तविक दुनिया में असर डाल रहा है। रिया ने धीरे से कहा कि हमने कुछ बदल दिया है। उसकी आवाज में अब केवल समझ नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का भार भी था। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि और अब हमें यह तय करना होगा कि हम आगे क्या करेंगे। रिया कुछ सेकंड तक चुप रही। उसने खिड़की की तरफ देखा और बाहर की दुनिया को देखने लगी। सड़क पर लोग अपने अपने काम में लगे थे, जैसे सब कुछ सामान्य हो। लेकिन अब उसे पता था कि इस सामान्य दिखने वाली दुनिया के पीछे कितनी जटिल परतें छिपी हो सकती है। वो धीरे से बोली कि अगर हम ये कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि कोई और भी ये कर सकता है। आरव ने कहा कि और शायद वही लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि तो फिर सवाल ये नहीं है कि हम इसे बदल सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि हमें इसे बदलना चाहिए या नहीं। ये एक नया सवाल था और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। कुछ देर बाद आरव ने कहा कि अगर ये सिस्टम गलत फैसले ले रहा है तो इसे बदलना जरूरी है। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि लेकिन अगर हम गलत फैसला लेते हैं तो हम भी उसी का हिस्सा बन जाएंगे। आरव ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा। वो समझ रहा था कि ये अब केवल तकनीक का सवाल नहीं रहा, ये नैतिकता का सवाल भी बन चुका है। रिया ने धीरे से कहा कि हमें पहले ये समझना होगा कि ये सिस्टम किन नियमों पर काम करता है और किन सीमाओं के भीतर रहता है। आरव ने सिर हिलाया और कहा कि और उसके बाद ही हमें कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। रिया ने अपनी नोटबुक में लिखा कि शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है और बिना समझ के किया गया हस्तक्षेप विनाश भी बन सकता है। उसने पेन बंद किया और स्क्रीन की तरफ देखा। अब वो केवल डेटा नहीं देख रही थी, अब वो परिणाम देख रही थी। कमरे में फिर वही गहरी शांति फैल गई, लेकिन इस बार उसमें एक नया भार था। अब वे केवल खोज करता नहीं थे, अब वे निर्णय लेने की स्थिति में थे और यही सबसे खतरनाक स्थिति थी। रात अपनी पूरी गहराई पर थी, लेकिन इस बार कमरे के भीतर जो चल रहा था
वो किसी भी सामान्य रात जैसा नहीं था। हवा में एक ऐसा दबाव था जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। रिया टेबल के पास बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें स्क्रीन पर नहीं बल्कि कहीं दूर स्थिर थी। वो अब केवल डेटा को नहीं देख रही थी, बल्कि उस प्रभाव को महसूस कर रही थी जो उन्होंने अनजाने में पैदा कर दिया था। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि उनका हर छोटा कदम इस सिस्टम के भीतर ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी असर डाल सकता है। आरव सामने खड़ा था और उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। वो लगातार बदलते डेटा को देख रहा था, लेकिन अब उसकी प्राथमिकता केवल समझना नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखना भी था। उसने धीरे से कहा कि हमें उस बदलाव को पूरी तरह ट्रैक करना होगा जो हमने शुरू किया है, क्योंकि वही हमें यह बताएगा कि यह सिस्टम वास्तव में कैसे काम करता है। उसकी आवाज में वही संयम था, लेकिन अब उसमें एक अतिरिक्त सावधानी भी जुड़ चुकी थी। रिया ने धीरे से सिर उठाया और कहा कि हमने जो किया वो केवल एक प्रयोग नहीं था, वो एक हस्तक्षेप था। और अब हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम इस खेल के बाहर नहीं रहे। ये एक सच्चाई थी जिसे अब नकारा नहीं जा सकता था। उसने अपनी नोटबुक खोली और पिछले कुछ मिनटों में जो कुछ हुआ था उसे एक क्रम में लिखना शुरू किया। हर बदलाव, हर प्रतिक्रिया, हर नया पैटर्न अब उसके लिए केवल जानकारी नहीं था बल्कि एक जिम्मेदारी थी। कुछ देर तक दोनों बिना बोले अपने अपने तरीके से काम करते रहे। स्क्रीन पर उस चेन का विस्तार दिख रहा था जिसे उन्होंने प्रभावित किया था। अब वो केवल एक सीधी रेखा नहीं रही थी बल्कि कई शाखाओं में फैल चुकी थी। कुछ रास्ते पहले से अलग दिशा में जा रहे थे और कुछ नए रास्ते बन चुके थे। ये किसी जीवित संरचना की तरह था जो हर बदलाव के साथ खुद को नया आकार दे रही थी। रिया ने धीरे से कहा कि यह सिस्टम केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, यह संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। अगर एक जगह कुछ बदलता है तो दूसरी जगह उसे संतुलित करने के लिए कुछ और बदलता है। आरव ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा कि इसका मतलब है कि यह केवल एक नेटवर्क नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है और हर इकोसिस्टम की तरह इसमें भी संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। रिया ने कुछ सेकंड तक उस विचार को समझा, फिर उसने कहा कि अगर हम इस संतुलन को समझ लें तो शायद हम ये भी समझ सकते हैं कि इसे कैसे प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन उसने तुरंत जोड़ा कि अगर हमने संतुलन को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया तो ये पूरी संरचना हमारे खिलाफ भी जा सकती है। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर यह सिस्टम हमें एक खतरे के रूप में पहचान लेता है तो ये हमें पूरी तरह अलग कर सकता है और तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि इसका मतलब है कि हमें इस सिस्टम के भीतर रहते हुए ही इसे समझना होगा। हमें ऐसा दिखाना होगा कि हम इसका हिस्सा हैं, न कि कोई बाहरी ताकत। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। ये वही पल था जहां रणनीति और जिम्मेदारी एक साथ आकर खड़ी हो गई थी। अचानक स्क्रीन पर एक नया बदलाव दिखाई दिया। ये उस चेन का हिस्सा नहीं था जिसे उन्होंने छुआ था, बल्कि ये एक पूरी तरह अलग सेक्शन में था, लेकिन इसका पैटर्न पहले से जुड़ा हुआ लग रहा था। रिया ने तुरंत कहा कि ये देखो, ये उसी बदलाव से जुड़ा हुआ है जो हमने किया था, लेकिन ये किसी दूसरी दिशा में जा रहा है। आरव ने उस सेक्शन को खोला और ध्यान से पढ़ने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने कहा कि ये एक नया निर्णय है और ये उस बदलाव के बाद लिया गया है जो हमने शुरू किया था। रिया की आंखों में एक गंभीरता आ गई। उसने धीरे से कहा कि इसका मतलब है कि हमारा हस्तक्षेप केवल एक जगह तक सीमित नहीं रहा, ये अब एक श्रृंखला का हिस्सा बन चुका है। आरव ने कहा कि और यही वो बिंदु है जहां चीजें जटिल हो जाती है, क्योंकि अब हम केवल एक बदलाव को नहीं बल्कि उसके प्रभावों की श्रृंखला को देख रहे हैं। रिया ने अपनी नोटबुक में जल्दी जल्दी कुछ लिखा और फिर कहा कि अगर ये श्रृंखला आगे बढ़ती रही तो ये और बड़े निर्णयों को भी प्रभावित कर सकती है और तब इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अब ये केवल एक संभावना नहीं थी, ये एक वास्तविक खतरा था।
रिया ने धीरे से कहा कि हमें इसे यही रोकना होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि कैसे। रिया ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर उसने कहा कि अगर हमने इस चेन को शुरू किया है तो हमें इसे संतुलित भी करना होगा। हमें एक ऐसा बदलाव करना होगा जो इसे वापस उसकी मूल दिशा में ले जाए। आरव ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अब यह कई दिशाओं में फैल चुका है। एक गलत कदम इसे और बिगाड़ सकता है। रिया ने कहा कि इसलिए हमें बहुत सटीक होना होगा। हमें उस मूल बिंदु को ढूंढना होगा जहां से यह बदलाव शुरू हुआ था। दोनों ने स्क्रीन पर उस चेन को फिर से ट्रैक करना शुरू किया। उन्होंने हर कदम को पीछे की तरफ जाकर देखा, हर बदलाव को समझा और आखिरकार वे उस बिंदु तक पहुंचे जहां से यह सब शुरू हुआ था। रिया ने धीरे से कहा कि यही है। आरव ने कुछ सेकंड तक उस बिंदु को देखा, फिर उसने बहुत सावधानी से एक छोटा सा इनपुट दिया। ये इनपुट उस मूल पैटर्न को पुनर्स्थापित करने के लिए था। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर बदलाव दिखने लगे। वो चेन जो पहले अलग दिशा में जा रही थी, अब धीरे धीरे वापस मुड़ने लगी। रिया ने सांस रोके हुए कहा कि यह काम कर रहा है। आरव ने कहा कि अभी नहीं कह सकते, हमें पूरी प्रक्रिया देखनी होगी। अगले कुछ मिनटों तक दोनों बिना बोले स्क्रीन को देखते रहे। हर बदलाव को ध्यान से पढ़ा जा रहा था। धीरे धीरे सिस्टम स्थिर होने लगा। वो अतिरिक्त गतिविधि जो पहले बढ़ रही थी, अब कम होने लगी। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि यह वापस संतुलन में आ रहा है। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सतर्कता थी। उसने कहा कि यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमने इसे रोक दिया है। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि इसका मतलब है कि हम इसे प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी कीमत भी समझनी होगी। कमरे में फिर वही शांति फैल गई, लेकिन इस बार वो शांति अलग थी। अब उसमें एक अनुभव था, एक समझ थी और एक चेतावनी भी थी। रिया ने धीरे से कहा कि हमने एक निर्णय को बदला और फिर उसे वापस लाना पड़ा। आरव ने कहा कि और यही हमें सिखाता है कि शक्ति केवल इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, उसे नियंत्रित करना भी उतना ही जरूरी है। रिया ने अपनी नोटबुक बंद की और खिड़की की तरफ देखा। बाहर की दुनिया अब भी सामान्य थी, लेकिन उसके भीतर सब कुछ बदल चुका था। उसने धीरे से कहा कि अब ये केवल खोज नहीं रही। आरव ने उसकी बात पूरी की और कहा कि अब ये जिम्मेदारी है। दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। स्क्रीन अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो केवल एक उपकरण नहीं थी, वो एक आईना बन चुकी थी, जिसमें वे केवल सिस्टम को नहीं बल्कि खुद को भी देख रहे थे। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।